everyone, welcome to Magnet Brains. This is Barkha Gupta, your computer educator for class 10. So students, जैसे कि पार्ट ए आपकी बुक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बुक कोड 402 का फिनिश हो चुका है। पार्ट ए के हमने सारे यूनिट्स, चैप्टर्स, असेसमेंट, प्रैक्टिकल के साथ कंप्लीट किए हैं। सो होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। प्लस हमने पार्ट बी के भी सारे चैप्टर्स ऑलमोस्ट जो 4 यूनिट्स थी आपकी वो कंप्लीट कर लिए। लाइक यूनिट 1 कुछ डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन थी, यूनिट 2 एक्सेल स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर एंड यूनिट 3 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, यूनिट 4 के चैप्टर नंबर 21 तक हम सारे चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ चुके हैं। ओके, पहले से ही। तो यूनिट 4 कौन सी थी? वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी, जिसका चैप्टर नंबर 21 ऑनलाइन ट्रांजैक्शन तक हमने कवर कर लिया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 4 वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी का नेक्स्ट चैप्टर नंबर 22 इंटरनेट सिक्योरिटी। ओके, अब जैसे कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि यूजर जब भी कोई शॉपिंग करता है या नेट बैंकिंग करता है, कुछ भी ऑनलाइन जब वो ट्रांजैक्शन करता है इंटरनेट पे, तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कैसे किया जाता है, कौन सी वेबसाइट्स होती है और उसे क्या जो प्रोसेस होती है वो ध्यान में रखनी होती है। ओके, कैसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है, ओके, क्या वेज होती हैं मनी को ट्रांसफर करने की ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में, हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। आज इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं इंटरनेट की सिक्योरिटी। इट मींस कि जब आप कंप्यूटर सिस्टम पे इंटरनेट को एक्सेस करते हो या फिर अपने मोबाइल फोन्स में इंटरनेट एक्सेस करते हो, लैपटॉप में इंटरनेट एक्सेस करते हो, तो इंटरनेट देखिए एक बहुत वास्ट पार्ट है टेक्नोलॉजी का। ओके, मतलब यदि टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो उसका एक सबसे अहम भूमिका किसकी होती है? इंटरनेट की होती है। क्यों? क्योंकि हम जिस एज में हैं वो एक तरीके से इंटरनेट एज है, ऑनलाइन एज है जहां पर हम जी रहे हैं। ओके, प्लस हम हमारे जितने भी काम हैं डेली रूटीन के, लाइक यदि आप कोई ऑफिस में वर्क करते हो तो आपका ऑफिशियल वर्क होता है। ओके, या आप घर पे रहते हो तो आपको लाइक ऑनलाइन शॉपिंग करना है या कुछ आपको खाना है तो आप उसके लिए ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करते हो। ओके, या आपको सपोज एंटरटेनमेंट के लिए आप म्यूजिक, गेम्स, वीडियोस, हम बोल सकते हैं मूवीज, वेब सीरीज, जो भी कुछ है वो सारी चीज आप कहां से एक्सेस करते हो? इंटरनेट से एक्सेस करते हो। और इससे ज्यादा यदि बात करते हैं तो गवर्नमेंट्स जो होती है, गवर्नमेंट के कुछ पॉलिसीज होते हैं, रूल्स होते हैं, उनकी कुछ वेबसाइट्स होती है, वो सब भी इंटरनेट पे अवेलेबल होती है। ओके, इट मींस कि बल्क ऑफ डेटा जो होता है मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशंस का वो इंटरनेट पे अवेलेबल होता है। ओके, अब इंटरनेट का यूज तो हम हर एक पर्पस के लिए करते हैं, आप सभी को पता है। तो यहां पर जो सबसे मेन पॉइंट है इंटरनेट पे वो ये है कि जितना ज्यादा आप यूज कर रहे हो इंटरनेट का, उतना ही हमें मेन फोकस रखना होता है। किस चीज पर? सिक्योरिटी पर भी। क्यों? क्योंकि ऑलमोस्ट हर यूजर का डेटा, लाइक उसका पर्सनल इंफॉर्मेशन, ओके, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सारी डिटेल कहीं ना कहीं किसी ना किसी वेबसाइट में या फिर किसी भी ऑफिशियल ऐप पे होती है। ओके, सेव होती है। तो वहीं से उस इंफॉर्मेशन का मिसयूज होने के भी चांसेस होते हैं। तो इसी की सिक्योरिटी, इसी की प्रोटेक्शन किस तरीके से करते हैं, आज इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं। ओके, सो इंटरनेट सिक्योरिटी वाले चैप्टर में बेसिकली आपको जब आप इंटरनेट को यूज करते हो उस टाइम पे आप किस तरीके से अपने डेटा को सेफ रख सकते हो। ओके, आपने सुना होगा हैकर्स, बहुत सारे ऐसे हैकर सॉफ्टवेयर होते हैं, है ना, कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे सिस्टम से इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। अब वो इंफॉर्मेशन कैसी हो सकती है? वो इंफॉर्मेशन हो सकता है आपका सोशल मीडिया अकाउंट हो, व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे, या फिर आपकी कोई ऐप पे आपकी इंफॉर्मेशन हो, कोई आपका ऑफिस अकाउंट हो, ओके, जहां पे आपने अपनी पूरी क्रेडेंशियल सेव किए हुए हो। जब आप ऑनलाइन नेट बैंकिंग करते हो तो उस टाइम पे हो सकता है आपका कुछ बैंक अकाउंट डिटेल्स हो। ओके, तो ये जो सारी चीजें होती है कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में सेव होती हैं। ओके, सो उसे एक्सेस करने के लिए हैकर्स या कुछ वायरस सॉफ्टवेयर, है ना, रैंसमवेयर सॉफ्टवेयर, सो ये क्या करते हैं, कहीं ना कहीं प्लानिंग करते हैं आपके डेटा को एक्सेस करने के लिए। क्लियर? तो उनसे कैसे बचा जाए, उनके लिए हम किन टेक्निक्स का यूज करते हैं, कौन कौन से थ्रेट्स होते हैं, वो सब इस चैप्टर में आज हम देखने वाले हैं। ओके, तो चलिए विदाउट गोइंग एनी डिले स्टार्ट करते हैं चैप्टर इंटरनेट सिक्योरिटी। अब इंटरनेट बताने की मुझे यहाँ पे बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ओके, स्टार्टिंग के चैप्टर्स में वेब टेक्नोलॉजीज के। क्या होता है इंटरनेट? इंटरनेट होता है कनेक्शन ऑफ डिफरेंट कंप्यूटर्स ऑन नेटवर्क। Network of network is known as internet. Okay,
अब इंटरनेट में नेटवर्क ऑफ नेटवर्क में कंप्यूटर्स बल्क में कनेक्टेड होते हैं, जिसमें वेब सर्वर्स होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं, वेब क्लाइंट्स होते हैं, और ये कैसे एक्सेस करते हैं डेटा को? वेब ब्राउजर का यूज करके डेटा को एक्सेस करते हैं। ओके, अब जब आप वेब ब्राउजर पे किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करते हो, वहां से अपने डेटा को या नेट सर्फिंग करते हो या कुछ भी काम जब आप करते हो, तो उस टाइम पे सिक्योरिटी होना बहुत कंपलसरी होता है। ओके, सो नेटवर्क सिक्योरिटी इज अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी। देखो, कंप्यूटर एक बहुत वास्ट टर्म है। ओके, कंप्यूटर्स की यदि बात करें तो कंप्यूटर सिर्फ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से बनने वाला डिवाइस है, वो तो हमें पता है, लेकिन यदि कंप्यूटर्स की फील्ड में आप स्टडी करने जाओगे ना, तो इट इज रियली वेरी वास्ट। हर एक चीज अपने आप में आजकल क्या हो चुकी है, एक सब्जेक्ट में फॉर्म हो चुकी है। ओके, तो यहाँ पे जब हम कंप्यूटर की सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो कंप्यूटर की सिक्योरिटी की एक ब्रांच होती है इंटरनेट सिक्योरिटी। ओके, सो इट इंक्लूड्स द इंटरनेट ब्राउजर सिक्योरिटी। इसमें हम किसकी बात करते हैं? मेनली ब्राउजर की, है ना, क्योंकि इंटरनेट पे आप कुछ भी चीज एक्सेस करोगे, कोई भी फाइल, वेबसाइट, कोई गेमिंग वेबसाइट या व्हाटएवर, तो वो कहां से एक्सेस करोगे आप? उसके लिए मेन रोल कौन प्ले करेगा? ब्राउजर, है ना। ब्राउजर इंटरैक्ट किसके साथ में करेगा? वेब सर्वर के साथ इंटरैक्ट करेगा या किसी भी वेबसाइट्स के साथ। ओके, नाउ वेब सिक्योरिटी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी as it applies to other application or operating system as a whole। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट सी लाइन है, बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि एमसीक्यूज में भी पूछ सकते हैं कि इंटरनेट सिक्योरिटी इंक्लूड्स द इंटरनेट ब्राउजर सिक्योरिटी, वेबसाइट सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी as it applies to other applications और ऑपरेटिंग सिस्टम्स एज अ होल। अब ऑपरेटिंग सिस्टम भी सबको अच्छे से क्लियर है, क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम? जो फर्स्ट मेन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है, जिसके बिना कंप्यूटर सिस्टम में कोई और सॉफ्टवेयर आप एक्सेस नहीं कर सकते हो, किसी भी और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज नहीं कर सकते हो, है ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हुआ? मेन सॉफ्टवेयर हुआ जो कंप्यूटर में इंस्टॉल होना बहुत जरूरी होता है, जैसे विंडोज, है ना, iOS, मैकिंटोश वगैरह। क्लियर? इसका भी एक हमने सेशन लिया हुआ है, एक चैप्टर पूरा डिटेल में पार्ट ए में पढ़ा है आईसीटी में। इंटरनेट सिक्योरिटी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर गवर्नमेंट। अब इंटरनेट सिक्योरिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसके लिए होती है? गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, टू प्रोटेक्ट कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स एंड क्रिटिकल फाइनेंशियल डेटा। ओके, सबसे ज्यादा यदि मेन इंपॉर्टेंट बात की जाए तो इंटरनेट सिक्योरिटी किस लिए सबसे ज्यादा यूज होती है, किसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है? गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए। ओके, क्योंकि गवर्नमेंट एजेंसीज जो होती हैं, ओके, जैसे आधार अपडेशन, आप आधार की वेबसाइट पे जाके अपना आधार अपडेट कर सकते हो, अपनी पर्सनल डिटेल वहां पे आप शेयर करते हो। ओके, कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल फोन, सारी चीजें, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से ये बहुत कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है जो आपका होता है। ओके, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी एक तरीके से आजकल सभी चीजें सॉफ्टवेयर डिपेंडेंस है, मतलब सारी चीजें टेक्नोलॉजी बेस्ड है। ओके, तो गवर्नमेंट की भी जितनी सारी चीजें होती है वो सब भी कहां सेव होती है? किसी ना किसी हाई, हम बोल सकते हैं हाई कॉन्फ़िगर्ड सिस्टम में, किसी सॉफ्टवेयर में सेव होती है, जिसकी सिक्योरिटी भी बहुत हाई टाइट होती है। ओके, तो बात समझ में आई? तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कहां है? गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए, या फिर वो बड़ी बड़ी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जहां पे कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स या उनके फाइनेंशियल डेटा को मेंटेन करने की बात होती है। ओके, नेक्स्ट, इट्स ऑब्जेक्टिव। अब इंटरनेट सिक्योरिटी का ऑब्जेक्टिव क्या हुआ? टू एस्टैब्लिश रूल्स एंड मेजर्स टू यूज अगेंस्ट अटैक्स ओवर द इंटरनेट। अब इंटरनेट पे क्या होता है? आपकी सिक्योरिटी आप किससे रख रहे हो? हम सिक्योरिटी रखते हैं किससे? जो ऑनलाइन फ्रॉड्स होते हैं, जो अटैकर्स होते हैं, हमारी इंफॉर्मेशन पे अटैक करते हैं। ओके, ऑनलाइन जो साइबर क्राइम्स होते हैं, उनसे बचने के लिए हम क्या करते हैं? कुछ रूल्स और मेजर्स बनाते हैं, कुछ रूल्स और मेजर्स यूज करते हैं। ओके, ताकि हम हमारे सिस्टम को, सॉफ्टवेयर को, डिटेल्स को, सारी चीजों को सेफ सिक्योर रख सके। तो क्या हुआ इंटरनेट सिक्योरिटी का मेन ऑब्जेक्टिव? टू एस्टैब्लिश रूल्स एंड मेजर्स टू यूज अगेंस्ट अटैक्स ओवर द इंटरनेट। ओके, नाउ द इंटरनेट इज एन इनहेरेंटली इनसिक्योर चैनल। अब इंटरनेट क्या है? आप प्रॉपरली पूरी तरीके से बोल सकते हो कि 100% सिक्योर है इंटरनेट। कहीं भी कैसे भी आप डेटा को किधर भी सेव कर सकते हो, कोई भी वेबसाइट बिना किसी प्रॉब्लम के एक्सेस कर सकते हो? बिल्कुल नहीं। तो इंटरनेट क्या है? एक इनसिक्योर चैनल है। कौन सा चैनल है? इनसिक्योर चैनल है फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज विद हाई रिस्क ऑफ इंट्रूशन और फ्रॉड। जहां पे सबसे ज्यादा रिस्क होती है किसी भी इंट्रूशन या किसी भी फ्रॉड के होने की, कोई अटैक होने की हैकर्स के थ्रू। ओके, सो अब इन अटैक्स को हम डिस्कस करने वाले हैं पहले कि क्या अटैक्स हो सकते हैं, कौन से थ्रेट्स होते हैं आपके कंप्यूटर को जब आप इंटरनेट एक्सेस कर रहे होते हो, आपकी इंफॉर्मेशन को। तो पहले हम थ्रेट्स को डिस्कस करते हैं, देन आफ्टर दैट वी विल डिस्कस दी प्रिकॉशंस कि आपको क्या
प्रैक्टिसेस यूज में लेनी चाहिए, ओके, इंटरनेट सिक्योरिटी के लिए। तो फर्स्ट जो थ्रेट है, पोटेंशियल थ्रेट एंड अटैक्स, उसमें फर्स्ट है मैलिशियस सॉफ्टवेयर। अब देखो मेलिशियस सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है, मेलवेयर्स। इन शॉर्ट यदि हम इसे बोलते हैं तो मेलवेयर्स के नाम से भी जानते हैं। सुना होगा आपने बहुत सी बार कि अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस इंस्टॉल करवा लो, नहीं तो वायरसेस मेलवेयर्स आ जाएंगे, आपके सिस्टम को अटैक कर देंगे, डैमेज हो जाएगा, इंफॉर्मेशन हो सकती है लॉस्ट, है ना। तो हम एंटीवायरस क्यों डलवाते हैं ना, इन्हीं मेलवेयर सॉफ्टवेयर से बचने के लिए। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है जब आप कंप्यूटर परचेज करते हो तो आपको एंटीवायरस करवाना होता है, एंटीवायरस को सॉफ्टवेयर लेना होता है, ओके, परचेज करना होता है। फिर आपके सिस्टम में यदि एक बार एंटीवायरस आ जाता है तो उसे टाइमली अपडेट करना होता है ना। तो अब मैलिशियस सॉफ्टवेयर क्या हुआ है, वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, इन्हें मेलवेयर भी कहा जाता है, में डिसरप्ट द ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर, गेन एक्सेस टू योर प्राइवेसी इंफॉर्मेशन एंड में गैदर सेंसिटिव डेटा। जो आपकी इंफॉर्मेशन होती है कंप्यूटर्स पे, है ना, उन्हें एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, आपके सिस्टम को डैमेज करने की कोशिश करते हैं, नेटवर्क को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। कौन? मैलिशियस सॉफ्टवेयर, मेलवेयर्स। सच सॉफ्टवेयर में कॉज इंटेंशनल हार्म टू योर सिस्टम। The network may have many such malware softwares which include, अब कौन कौन से ऐसे malware softwares होते हैं जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को हार्म करते हैं। सपोज कंप्यूटर वायरसेस, वायरस इज द मेन malware software, worms, ransomware, scareware, spyware, trojan horse, keylogger, etc. अब ये जो मैंने नाम बताया ना, इन सब की वर्किंग अलग अलग है, सभी वायरस ही होते हैं, सारे मेलवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं, लेकिन सबकी वर्किंग अलग है। कुछ कोई वायरस बूट सेक्टर को अफेक्ट करता है, कोई वायरस आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को हैक करने की कोशिश करता है, कुछ जब आप कोई की प्रेस कर देते हो तो उस टाइम पे डेटा को हैक करने की कोशिश करता है। मतलब कंप्यूटर सिस्टम में जब आप इंटरनेट को एक्सेस कर रहे हो तो उस टाइम पे एक एक एक्टिविटी पे इन सारे मेलवेयर सॉफ्टवेयर की नजर होती है, ओके, कि किस तरीके से वो आपके डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर हुआ? सो मेलवेयर सॉफ्टवेयर्स क्या हुए, ये जो सारे मैंने अभी आपको नाम बताया, ये सारे मेलवेयर सॉफ्टवेयर्स हैं जो क्या एक्सेस करने की कोशिश करते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम से, हमारे कंप्यूटर के सारे ऑपरेशंस को डिसरप्ट करने की कोशिश करते हैं, कंप्यूटर से प्राइवेसी इंफॉर्मेशन को, जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन रहती है उन्हें एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, एंड सेंसिटिव डेटा को भी गैदर करने की कोशिश करते हैं, ओके। और कौन कौन से थे? वर्म्स, रैंसमवेयर, स्कैरवेयर, स्पाईवेयर, सबके नाम आपने सुने होंगे। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। देखो अब ये एक और अटैक का टाइप है। पहला तो हमने मैलिशियस सॉफ्टवेयर देखा, डिनायल ऑफ सर्विस नाम से समझ में आ रहा है कि किसी भी इंटरनेट पे कोई सी भी सॉफ्टवेयर, कोई सी भी एप्लीकेशन जिसका भी आप यूज कर रहे हो, जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही है, उसको एक्सेस करने की कोशिश करना। मतलब अनऑथराइज्ड यूजर, जिनको एक्सेस करने की परमिशन नहीं होती है, वो आपकी सर्विसेज को एक्सेस करना चाह रहे हैं इंटरनेट पे, वो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को एक्सेस करना चाह रहे हैं, दैट इज नोन एज डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। द DOS अटैक मेक्स अ कंप्यूटर्स रिसोर्सेज अनअवेलेबल टू द यूजर। मतलब सपोज एक इंटरनेट है ना, इंटरनेट में मतलब कि हम बोल सकते हैं कोई कैफे है, साइबर कैफे, जहां पे 10 कंप्यूटर्स कनेक्टेड है और एक प्रिंटर कनेक्टेड है। अब यदि किसी सिस्टम में वायरसेस हैं, ओके, या हम बोल सकते हैं कोई सिस्टम इस डिनायल ऑफ सर्विस अटैक से सफर कर रहा है, इट मींस कि वो क्या करेगा, जो प्रिंटर है उसको अटैक करेगा। अब प्रिंटर किसी भी सिस्टम को एक्सेस नहीं होगा, जब भी कोई सिस्टम से प्रिंट कमांड दी जाएगी तो प्रिंटर एक्सेस नहीं कर पाओगे आप। क्यों? क्योंकि प्रिंटर जो रिसोर्स है वो क्या है, इस अटैक से सफर कर रहा है। मतलब प्रिंटर को क्या किया जा चुका है, हैक किया जा चुका है, उसके सॉफ्टवेयर कोड को हैक किया जा चुका है, ओके। तो इस तरीके से डिनायल ऑफ सर्विस अटैक में क्या होता है कि आप किसी कंप्यूटर सिस्टम को इंटरनेट में जो कनेक्टेड है या किसी भी रिसोर्स को आप हैक कर सकते हो, उसकी सर्विस अनअवेलेबल करवा सकते हो यूजर को। तो बात समझ में आई? डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, एज अ रिजल्ट द कंप्यूटर सिस्टम में नॉट फंक्शन इफिशिएंटली, और इस वजह से आपका कंप्यूटर सिस्टम इफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाता है। इट मे गेट टेम्पररीली और इंडेफिनिटली सस्पेंडेड। क्लियर? जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल बताया कि सपोज 4 सिस्टम्स आपस में कनेक्टेड हैं और ये जो 4 सिस्टम है वो क्या कर रहे हैं, एक प्रिंटर को शेयर कर रहे हैं, ओके। अब ये हो गया प्रिंटर, अब इस प्रिंटर को क्या करा, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक के थ्रू हैक कर लिया गया है। ये प्रिंटर की सर्विस अब इन सारे कंप्यूटर सिस्टम्स को नहीं मिल पा रही है, ओके, क्योंकि इसकी सर्विस डिनायल ऑफ सर्विस अटैक के थ्रू हैक हो चुकी है। तो अब ये जो प्रिंटर है वो किसी के भी थ्रू एक्सेस नहीं होगा। क्लियर? एक कुछ टाइम के लिए इसकी सर्विस जो है वो सस्पेंड हो गई, टेम्परेरीली होल्ड हो गई है। क्लियर? तो इस तरीके के जो अटैक्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, जैसा कि आपको यहाँ पे डायग्राम में भी शो हो रहा होगा। क्लियर? ये एक बूट मास्टर है
है ना, मतलब हैकर है जो क्या कर रहा है, कंप्यूटर सिस्टम्स को हैक करने की कोशिश कर रहा है। ओके मतलब कोई सा भी कंप्यूटर सिस्टम जो यहाँ पे कनेक्टेड होगा नेटवर्क में, उसे हैक करने की कोशिश कर रहा है ताकि वो किसी और यूजर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ना कर पाए, किसी और यूजर के लिए अवेलेबल ना हो पाए। ओके नाउ नेक्स्ट इज फिशिंग। फिशिंग भी आपने बहुत सी बार सुना होगा कि फिशिंग एक अटैक होता है ना, ये भी एक साइबर फ्रॉड की तरह होता है, साइबर क्राइम की तरह होता है। साइबर क्राइम साइबर फ्रॉड से तो अब सभी को अवेयर है कि इंटरनेट पे जो भी फ्रॉड्स होते हैं, जो भी क्राइम होते हैं, उन सभी को हम क्या बोलते हैं, उन सारे फ्रॉड क्राइम्स को साइबर क्राइम और साइबर फ्रॉड के नाम से भी जानते हैं। तो फिशिंग अटैक क्या होता है? फिशिंग अटैक स्पेशली वो अटैक होता है जिसमें कोई अनऑथराइज्ड यूजर, जिसे परमिशन नहीं होती है, वो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को, मतलब आपके क्रेडेंशियल्स, बैंकिंग डिटेल्स, यूजर आईडी, पासवर्ड, इन सारी चीजों को हैक करने की कोशिश करता है। ओके मतलब अनऑथराइज्ड यूजर किसी भी गलत वे से आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को जब एक्सेस करने की कोशिश करता है तो इस टाइप के अटैक को कहते हैं फिशिंग अटैक। ओके नाउ दिस अटैक टारगेट्स ऑनलाइन यूजर्स टू एक्सट्रैक्ट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन like username, password and credit card information. Phishing accounts for major loss of data throughout the world. और ये जो अटैक है वो आजकल दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। हमें बहुत सी बार सुनने में आता है ना कि यूजर आईडी पासवर्ड हैक हो गया है तो आपका अकाउंट नहीं खुल पा रहा है। ओके क्यों? क्योंकि फिशिंग अटैक के थ्रू हैकर्स क्या कर लेते हैं, आपके अकाउंट को हैक कर लेते हैं। क्लियर? या आप बैंकिंग डिटेल्स के थ्रू बैंकिंग ट्रांजेक्शन नहीं कर पा रहे हो। क्लियर? तो ये फिशिंग अटैक क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ध्यान से समझिए इस अटैक को, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो इसका शिकार होते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता है कब उनकी इंफॉर्मेशन हैक हो चुकी होती है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज स्पूफिंग। अब देखो स्पूफिंग क्या होता है। स्पूफिंग का मतलब यदि हम हिंदी में बोलें तो स्पूफिंग का मतलब होता है धोखा देना। तो इंटरनेट पे स्पूफिंग का क्या मतलब है, इसे क्यों एज अ थ्रेट और एज अ अटैक लिया हुआ है? स्पूफिंग का मतलब है यहां पर कि जब आपको कोई ऑनलाइन फ्रॉड या ऑनलाइन अटैक होता है जिसमें क्या होता है, कोई ऐसा पर्सन, कोई ऐसा हम बोल सकते हैं कि ऑनलाइन पर्सन ऑनलाइन होकर कोई आपको अपने तरीके से, मतलब आपका अपना होकर धोखा दे। क्लियर? तो उसे बोलते हैं स्पूफिंग। फॉर एग्जाम्पल से समझ में आएगा, लाइक ईमेल स्पूफिंग और चैट स्पूफिंग की हम बात करते हैं। ओके चैट स्पूफिंग की पहले समझते हैं क्योंकि वो जल्दी से समझ में आएगी। आप सभी चैटिंग करते हो और बहुत सारे इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर्स का यूज करते हो, जैसे स्काइप, व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक, है ना। सो जब आप इन सारे सॉफ्टवेयर्स के थ्रू चैटिंग करते हो तो आपने बहुत से ऐसे केसेस देखे होंगे। रिसेंटली अभी फेसबुक का भी एक ऐसा केस हुआ था, क्या कि फेसबुक पे आपके सेम अकाउंट से कोई अलग अलग यूजर्स को, आपके फ्रेंड्स को रिक्वेस्ट सेंड करता है। ओके और उनसे आप बनकर, आपकी आइडेंटिटी चुराकर आप बनकर अपने तरीके से बात करता है और क्या करता है, सपोज मनी कोई चुरा सकता है, कोई बोलता है मुझे 10,000 रुपीज की नीड है, 10 लाख की नीड है, प्लीज दे दो, और आप बनकर वो आपके तरीके से बात कर रहा है, आपके आईडी को हैक करके। ओके आपकी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन को हैक करके। तो होगा क्या, वहां पर जो पर्सन है वो नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ओके क्योंकि एकदम एग्जैक्ट आईडीज दिखती, एकदम एग्जैक्ट सेम लोकेशंस होती हैं। क्लियर? तो इसी को बोलते हैं चैट स्पूफिंग। स्पूफिंग का मतलब सिंपल है कि आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो, है ना, वो यूजर जो आपके डेटा को हैक कर लेता है। Clear? So chat spoofing is quite similar to email spoofing. The target perceives that he or she is chatting with someone known, but in fact it is a cyber attack. अब ईमेल स्पूफिंग समझ लेते हैं। ईमेल स्पूफिंग में क्या होता है, जैसे चैट स्पूफिंग में चैट मैसेजेस आते हैं, मैसेंजर्स का आप यूज करते हो। ईमेल स्पूफिंग में ईमेल्स होते हैं, आप सभी के अकाउंट होते हैं, लाइक जीमेल, याहू, रेडिफमेल, सब कहीं पे भी आपका ईमेल अकाउंट हो सकता है। तो जब आप ईमेल अकाउंट में, आपने देखा होगा कि स्पैम नाम का एक फोल्डर होता है। अब स्पैम वाले फोल्डर में क्या होता है, बहुत से ऐसे ईमेल्स होते हैं। सपोज आपके कुछ हम बोल सकते हैं जो सोशल मीडिया अकाउंट है उसके भी कुछ मैसेजेस होते हैं, उसके भी कुछ ईमेल्स होते हैं। क्लियर? या आपने कोई वेबसाइट को विजिट किया, कुछ एडवर्टीजमेंट देखा, तो उससे भी रिगार्डिंग जो ईमेल्स है वो स्पैम फोल्डर में आ जाते हैं। अब जब स्पैम फोल्डर में मैसेजेस आ जाते हैं तो उसमें कुछ ऐसे अटैचमेंट्स भी होते हैं जो वायरस से भरे होते हैं। ओके तो आपको कभी भी स्पैम में किसी भी तरीके की डिटेल को एक्सेस नहीं करना है, कोई भी अनवांटेड मेल को नहीं ओपन करना है। जैसा कि हमने अभी पार्ट ए के एक चैप्टर में स्पैम कैसे होता है, स्पैम में से कैसे ईमेल्स को डिलीट किया जाता है, सब सीखा था। तो ईमेल स्पूफिंग इज टू गेन एक्सेस टू रिसिपिएंट्स पर्सनल इंफॉर्मेशन। इट इन्वॉल्व्स सेंडिंग ईमेल्स to the targeted recipients to make them believe that this email originate from trusted owner. बात वही हो गई कि किसी भी यूजर से जब आपको ईमेल आ रहा है तो वो ईमेल कैसे हो सकता है फ्रॉड, है ना, वो आपको पता नहीं चलेगा स्पूफिंग में।
क्यों? क्योंकि जो भी पर्सन स्पूफिंग कर रहा होगा, इट मींस जो ईमेल स्पूफिंग का यूज कर रहा होगा, वो पर्सन किसी पर्सन की आइडेंटिटी को थेफ्ट करके वर्क कर रहा होगा। क्लियर? तो बात समझ में आई कि स्पूफिंग का मतलब क्या हुआ? सिंपल धोखा देना। ओके, किसी को अपने विश्वास में लेना और फिर उसे धोखा देना, ये सब चीजें भी ऑनलाइन पॉसिबल है। ओके, और यहाँ पे जिसका यूज किया जाता है वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है पर्सनल आइडेंटिटी को थेफ्ट करना। तो फिशिंग में क्या होता है? डायरेक्टली धोखा दिया जाता है। अनऑथराइज्ड यूजर क्या करता है? डिटेल्स को एक्सेस कर लेता है, यूजर आईडी, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड, सारी डिटेल को। ओके, बट स्पूफिंग में क्या होता है कि आपका अपना बनकर आपको वो आपकी डिटेल्स को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, अब इन सारे अटैक से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस? तो इनसे बचने के लिए जो फर्स्ट है वो है यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। क्या करना है आपको? सबसे पहले कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का यूज करना है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का मतलब क्या हुआ कि किसी फ्रेंड का नाम या फिर आपके किसी रिलेटिव का नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम कभी भी पासवर्ड में सेट नहीं करना है। पासवर्ड आपको कैसे सेट करना है? पासवर्ड आपको सेट करना है कुछ नंबर्स, अल्फाबेट्स, कैपिटल लेटर में, स्मॉल लेटर्स में, या फिर स्पेशल कैरेक्टर्स, है ना। तो पासवर्ड हमेशा कैसा होना चाहिए? सपोज कुछ इस तरीके से आप सेट कर रहे हो पासवर्ड को। ओके, तो इस तरीके से आपको क्या सेट करना है? पासवर्ड। क्लियर? तो जिसमें कुछ अल्फाबेट्स हो, नंबर्स हो, कैपिटल लेटर्स हो, स्मॉल लेटर्स हो। ओके, नाउ या फिर अपना फोन नंबर, इस तरीके से कभी भी इजी पासवर्ड सेट नहीं करना चाहिए। क्या सेट करना चाहिए? हमेशा एक स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म यूज करना चाहिए पासवर्ड के लिए। नाउ बैकअप योर डेटा फ्रिक्वेंटली। जो भी डेटा आपके कंप्यूटर सिस्टम में आपको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, तो उसको क्या करके रखना चाहिए? बैकअप लेके रखना चाहिए। अब बैकअप के लिए अगर बात करें तो बहुत सारे बैकअप सॉफ्टवेयर्स भी आते हैं, या फिर हम अपने मोबाइल की बात करते हैं तो मोबाइल में गूगल ड्राइव होती है जहां आप बैकअप लेके रख सकते हो डेटा का। ओके, वहां पे आपके फोटोज, वीडियोस, मीडिया सारी चीजें सेव हो सकती है। सिंपल, यदि आप ईमेल को भी अपनी गूगल ड्राइव से अटैच कर सकते हो, वहां भी बैकअप लेके रख सकते हो। या फिर अदर देन बैकअप सॉफ्टवेयर्स भी आते हैं, तो उनके थ्रू भी आप अपने डेटा को फ्रिक्वेंटली बैकअप लेके रख सकते हो। फ्रिक्वेंटली मतलब आप वीकली कर सकते हो, पीरियोडिकली कर सकते हो ये चीज। ओके, नाउ कीपिंग योर यूजर नेम एंड पासवर्ड प्राइवेट। हमेशा अपना यूजर नेम और पासवर्ड क्या रखना चाहिए? प्राइवेट रखना चाहिए, कभी किसी के साथ में शेयर नहीं करना है। ओके, अगर ये प्रैक्टिस आपके अंदर है, इट मींस कि आप सारी चीजों से सेफ सिक्योर हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट, केयरफुली रजिस्टरिंग विद वेबसाइट्स। किसी भी वेबसाइट पे यदि आप रजिस्टर कर रहे हो तो बहुत ध्यान से आपको रजिस्टर करना है। हर एक वेबसाइट को रजिस्टर करने से पहले, किसी भी वेबसाइट में रजिस्टर बटन पे क्लिक करने से पहले, किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करने से पहले आपको इन दो चीजों का ध्यान रखना है। एक तो पैडलॉक साइन और दूसरा HTTPS प्रोटोकॉल, है ना। ये क्या है? किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करने के पहले आप जब ये देख लेते हो कि हाँ आप इस तरीके से एक्सेस करने वाले हो वेबसाइट को, जिसके आगे पैडलॉक का साइन है, लॉक, है ना, और HTTPS मतलब हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिक्योर, ये है। और फिर उसके बाद वेबसाइट का नाम लिखा हुआ है लाइक www, जो भी वेबसाइट आप एक्सेस करने वाले हो, कोई शॉपिंग वेबसाइट हो सकती है, कोई गेमिंग वेबसाइट हो सकती है। तो ये चीज आपको बहुत ध्यान में रखनी है कि कोई सी भी वेबसाइट जब आप एक्सेस कर रहे हो तो वो वेबसाइट कैसी हो? सही हो, उसे आप केयरफुली एक्सेस कर रहे हो। तो कैसे पहचानोगे? जब ये चीज किसी भी वेबसाइट के URL के पहले आप देखोगे तब। ओके, नाउ डू नॉट शेयर पर्सनल इंफॉर्मेशन। अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन भी आपको किसी के साथ में शेयर नहीं करनी चाहिए। सिक्योर ट्रांजैक्शन। सिक्योर ट्रांजैक्शन का मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि जो भी ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो, ऑनलाइन बैंकिंग कर रहे हो, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, टिकट बुक कर रहे हो, कोई सा भी ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो जो मनी से रिलेटेड है या फिर आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है ना, तो वो सिक्योर होना चाहिए। क्लियर? तो सिक्योर ट्रांजैक्शन के लिए भी यूजर आईडी, पासवर्ड स्ट्रांग होने चाहिए। जो अभी हमने पढ़ा वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होनी। ओके, किस केस में? सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन में। तो सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन कैसे होता है आगे हम देखेंगे, जो टेक्निक्स यूज करने वाले हैं। ओके, नाउ 7th इज इंस्टॉल एंड अपडेट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। जब आपके पास में कंप्यूटर सिस्टम है, आजकल तो मोबाइल फोन्स में भी एंटीवायरस सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स के थ्रू क्या होता है? हमारा जो कंप्यूटर है वो वायरस प्रोटेक्टेड रहता है, उसमें वायरस आने के चांसेस कम होते हैं। कोई सा भी मेलवेयर सॉफ्टवेयर इजीली अटैक नहीं कर पाता है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी हमने बहुत सारे देखे थे। कौन कौन से देखे थे? जो मैंने कभी आपको लास्ट वीडियो पार्ट ए में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर पे भी डिटेल में पढ़ाया था। क्लियर? तो जिसने भी नहीं देखा है वो वीडियो ध्यान से देखिए, क्योंकि उसमें मैंने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को डिटेल में पढ़ाया, कैसे एक्सेस करते हो, किस तरीके से बैकअप ले सकते हो आप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के थ्रू। ओके, किस तरीके से आप पूरी फाइल, फोल्डर्स, पूरे सिस्टम को, बूट सेक्टर को भी स्कैन कर सकते हो। ओके,
तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना और उसे टाइमली अपडेट करना, सिर्फ इंस्टॉल करना नहीं, उसे टाइमली अपडेट करना भी बहुत जरूरी होता है। ओके, जब आप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को अपडेट करोगे इट मींस कि आप अपने सिस्टम को इफिशिएंटली वर्क करने के लिए रेडी कर रहे हो। ओके, नाउ डोंट इमीडिएटली रिस्पॉन्ड टू मेल्स फ्रॉम अननोन यूजर। किसी भी अननोन यूजर का यदि कोई मेल आता है या फिर कोई चैट में मैसेज आता है या फिर आपके पास कोई रिक्वेस्ट आती है सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे भी, तो आपको उसको इमीडिएटली रिस्पॉन्स नहीं करना है, इमीडिएटली उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेस नहीं करना है, क्योंकि अननोन पर्सन है ना, आप नहीं जान सकते हो सकता है कोई हैकर हो, कोई ऑनलाइन फ्रॉड हो, ओके, कोई ऐसा क्रिमिनल हो जो आपकी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना चाह रहा हो। ओके, तो इसलिए कभी भी अननोन पर्सन को इमीडिएटली आपको रिस्पॉन्स नहीं करना है। नेक्स्ट इज अवॉइड यूजिंग अनसिक्योर्ड वाईफाई नेटवर्क इन पब्लिक प्लेसेस। देखो, जो पब्लिक प्लेसेस होती है, जैसे पब्लिक प्लेसेस हो सकता है मार्केट्स हो, रेलवे स्टेशन हो, बस स्टेशन हो, जो पब्लिक प्लेसेस होती हैं, है ना, तो वहां पर आपको क्या करना है, फ्री में वाईफाई मिलता है, क्लियर, तो उस वाईफाई को आपको एक्सेस नहीं करना है। किसके लिए? जब आप कोई सिक्योर सेंसिटिव ट्रांजैक्शन कर रहे हो, अपनी कॉन्फिडेंशियल डेटा को ट्रांसफर कर रहे हो, तो एट दैट टाइम आपको किसी भी पब्लिक वाईफाई नेटवर्क को यूज नहीं करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज नेवर इंस्टॉल सॉफ्टवेयर फ्रॉम अननोन सोर्सेस। अब अननोन सोर्सेस क्या होंगे यहाँ पे? अननोन सोर्स मतलब जिसे आप नहीं जानते हो। सपोज आपने कोई पायरेटेड सॉफ्टवेयर लिया है, अब पायरेटेड सॉफ्टवेयर लिया, आपको नहीं पता कि आप पायरेटेड सॉफ्टवेयर लिया है, किसी फ्रेंड से आप लिया है सॉफ्टवेयर पेन ड्राइव में, तो उसको आपको जल्दी से अपने सिस्टम में इंस्टॉल नहीं करना है जब तक कि आप श्योर नहीं हो जाओ कि ये सॉफ्टवेयर पायरेटेड नहीं है। पायरेटेड सबको क्लियर है, जब मैंने एंटीवायरस पढ़ाया था तब भी बताया था। वो सॉफ्टवेयर जो पायरेटेड होते हैं, इट मीन्स कि वो सारे सॉफ्टवेयर जो वायरस अफेक्टेड होते हैं ऑलमोस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाते हैं, है ना, जैसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपको कहीं से फ्री में मिल गया, क्लियर, तो वो क्या होगा, वायरस अफेक्टेड हो सकता है, क्लियर। तो आपको किसी भी अननोन सोर्स से कभी भी किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं करना है, चाहे फिर वो कोई वेबसाइट भी हो सकती है, कि कोई ऐसी वेबसाइट हो सकती है, आजकल तो इंटरनेट पे बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स भी हैं जो कि फ्रॉड होती हैं, क्लियर, तो फ्रॉड वेबसाइट से भी आपको कभी किसी तरीके के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं करना है। ओके, ना ही किसी ऐसे एडवर्टीजमेंट पे या किसी फॉर्म को फिल कर देना है जिससे आपका सिस्टम या आपका जो डेटा है, इंफॉर्मेशन है, वो हैक हो सकती है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज some programs methods to resolve internet security threat। देखो, अब इंटरनेट सिक्योरिटी थ्रेट हमने देखे थे, क्लियर, कुछ प्रिकॉशंस भी देखे, तो अब जो प्रिकॉशंस हमने देखे, जो प्रैक्टिसेस होनी चाहिए जिन्हें हमें डेली में फॉलो करना चाहिए जब आप इंटरनेट को एक्सेस कर रहे होते हो, तो उसके लिए कुछ प्रोग्राम्स भी होते हैं, कुछ और मेथड्स भी होती है जिनका आप यूज कर सकते हो। तो पहली जो मेथड है वो है एनक्रिप्शन मेथड। ओके, अब एनक्रिप्शन मेथड क्या होती है? एनक्रिप्शन मेथड में बेसिकली आप इंटरनेट पे जब भी कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो, या फिर हम बोल सकते हैं जब आप कोई मैसेजिंग कर रहे हो, ओके, किसी भी मैसेजिंग सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हो, तो सेंडर सिस्टम और रिसीवर सिस्टम के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, चाहे कोई मैसेज हो, चाहे कोई डेटा हो, कोई इंफॉर्मेशन हो, ओके, तो वो जो ट्रांजैक्शन होता है वो सेफ और सिक्योर रहता है इस मैथड के थ्रू। कैसे सेफ और सिक्योर रहता है? क्योंकि मैसेजेस के साथ में क्या होता है, एक की ऐड होती है, ओके, और वो की जब आपके मैसेज के साथ में ऐड हो जाती है, इट मीन्स कि आपका डेटा जो है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में रहता है फिर। ओके, अब वो की के साथ में जब डेटा ट्रैवल करता है और उस टाइम पे यदि कोई हैकर या थर्ड पार्टी आपके डेटा को एक्सेस करने की कोशिश करती है, तो वो उसके किसी काम का नहीं होता है। ओके, इट मीन्स कि वो कुछ ऐसे फॉर्म में अवेलेबल होता है हैकर्स को या थर्ड पार्टी को जो उसके काम का नहीं होता है, कुछ अनरीडेबल फॉर्म में होता है। ओके, तो सपोज इंक्रिप्शन टेक्निक में फिर से आपको एक बार एक्सप्लेन कर सकती हूँ। ओके, इसके पहले हमने साइबर एथिक्स जो चैप्टर था कंप्यूटर एप्लीकेशन बुक में, उसमें भी हमने इन सारी टेक्निक्स को एक्सेस किया था, डिस्कस किया था। सपोज ये कोई सेंडर सिस्टम है और ये कोई रिसीवर सिस्टम है। ओके, अब सेंडर सिस्टम कोई मैसेज सेंड करता है, हाय सपोज उसने सेंड करना है इस रिसीवर सिस्टम तक, तो जब ये मैसेज सेंड होगा तो इसमें क्या होगा, एक की ऐड होगी। अब ये की क्या होगी? की होगी आपके कुछ अल्फाबेट्स या कुछ कैरेक्टर्स। ओके, तो की जब इस मैसेज के साथ ऐड हो जाएगी तो तब ये मैसेज क्या होगा, एक अनरीडेबल फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में हो जाएगा? अनरीडेबल फॉर्म में। और इस टाइम पे जब ये मैसेज यहाँ ट्रैवल हो रहा होगा और यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है ना, या फिर हम बोल सकते हैं कोई हैकर इसे एक्सेस करेगा, तो ये इसके लिए किसी काम का नहीं होगा, क्योंकि जब वो डेटा को एक्सेस कर लेगा इस की के साथ, इट मींस कि वो डेटा इसके काम का इसलिए नहीं है क्योंकि जब वो ओपन करके देखेगा तब उसको किसी भी तरीके की कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलना है, वो उसको कुछ अनरीडेबल फॉर्म में, मतलब कुछ भी अल्फाबेट्स या कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स में डेटा से शो हो जाने वाला है। ओके,
तो ये डेटा कब जाकर रिसीवर के पास जाकर बिल्कुल डिक्रिप्ट हो जाएगा। ओके, इट मींस ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताई है, ये प्रोसेस होती है इनक्रिप्शन, जहां पे सेंडर सिस्टम जब भी कोई मैसेज सेंड करता है तो वो रिसीवर के पास में डिक्रिप्टेड वे में पहुंचता है। और इनक्रिप्शन क्या हुआ, जब उस मैसेज के साथ में एक सिक्योरिटी की ऐड हो गई। ओके, मतलब डेटा को, उसके मैसेज को सिक्योर करने के लिए जब कोई की ऐड हो गई और वो मैसेज जब रिसीवर एक्सेस करेगा तो सेम फॉर्म में एक्सेस करेगा, डिक्रिप्टेड फॉर्म में। ओके, तो इनक्रिप्शन क्या हुआ, इनक्रिप्शन एक मेथड है डेटा को एनकोड करने की, है ना। तो जब कोई मैसेज आप ट्रांसफर कर रहे हो, वो मैसेज के साथ में जब कोई की ऐड हो रही है तो इट मींस का आपका जो डेटा है वो क्या हो रहा है, एनकोड हो रहा है ना, इन अ मैनर सो दैट इट कैन ओनली बी रीड बाय ऑथराइज्ड यूजर। जिसे कौन रीड कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ ऑथराइज्ड यूजर, मतलब रिसीवर। क्लियर। एनक्रिप्शन यूजेस डिफरेंट एल्गोरिथम्स। अब एनक्रिप्शन में कैसे की ऐड होती है, कोई डिफरेंट एल्गोरिथम्स होती हैं एज इट्स कोड टू जनरेट कीपर टेक्स्ट। जो की जनरेट होती है उस टेक्स्ट को हम क्या बोलते हैं, की के साथ में जब मैसेज ऐड हो जाता है तो उस टेक्स्ट को हम बोलते हैं कीपर टेक्स्ट, जिसे एनकोडेड टेक्स्ट के नाम से जानते हैं, which can be read only after decryption। और इस कीपर टेक्स्ट को आप कब रीड कर सकते हैं, एज ए ओरिजिनल मैसेज, जब वो रिसीवर के पास में जाके डिक्रिप्ट होगा। ओके, सो क्लियर हुआ इनक्रिप्शन मेथड। ये एक डेटा को सिक्योरली ट्रांसमिट करने के लिए बहुत अच्छी मेथड है। इसमें सिक्योरली डेटा क्या होता है, ट्रांसमिट होता है। ओके, बाय यूजिंग एनकोडेड मेथड। नेक्स्ट इज डिजिटल सिग्नेचर। आप देखो डिजिटल सिग्नेचर क्या हुआ, पहले हम बात कर लेते हैं नॉर्मल सिग्नेचर की। तो नॉर्मल सिग्नेचर क्या होता है, कहां करते हो आप, कोई भी ऐसा लेटर या बोल सकते हैं कि हमको ऐसी परमिशन जो किसी यूजर को देना होती है। ओके, तो जब उस पे प्रूफ की बात होती है, उस पे किसी गवाह की बात होती है ना, जैसे सपोज आपकी कोई इंफॉर्मेशन होती है, आपकी कोई एप्लीकेशन होती है जिसमें पेरेंट्स के साइन चाहिए होते हैं, तभी आपकी टीचर क्या करेगी, उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेगी। तो वहां पे आपके पेरेंट्स के सिग्नेचर बहुत वैल्यूएबल होते हैं आपकी एप्लीकेशन के लिए, वो एक प्रूफ की तरह होते हैं कि यस दिस एप्लीकेशन sent by your parents। ओके, तो सिग्नेचर का मतलब आप सभी को पता है, सिग्नेचर की अहमियत आप सभी को पता है। यहां पर बात हो रही है डिजिटल सिग्नेचर की। जब आप इंटरनेट पे वर्क कर रहे हो तो इंटरनेट पे भी बहुत से ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जहां पे सिग्नेचर्स की जरूरत होती है। तो वहां पर हम किन सिग्नेचर का यूज करते हैं, वहां हम यूज करते हैं डिजिटल सिग्नेचर्स का। ये भी एक क्या बोल सकते हैं हम कि एक सिक्योरिटी की तरह ही यूज होता है। आपके डेटा को, आपके डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर्स का यूज होता है। सो डिजिटल signature help in authenticating the content by verifying the author signature date and signature time। कोई सा भी डेटा हो सकता है कि वो उसी यूजर का है, एक ऑथेंटिकेटेड मतलब परमिटेड डेटा होता है। ओके, तो उसे कौन वेरीफाई करेगा, वही यूजर। हम बोल सकते हैं कोई ऑथर, उसका सिग्नेचर, डेट, टाइम, ये सारी चीजें जब मेंटेन होती है तो इसी सारी चीजों को हम क्या बोलते हैं, डिजिटल सिग्नेचर। ओके, एंड दिस इज द बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट योर डेटा, टू ऑथेंटिकेट द यूजर इज मतलब जो यूजर है वो उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के लिए है, उस डॉक्यूमेंट पे उसी का हक है। ओके, सो ये सारी चीजों को ऑथेंटिकेट करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट इज फायरवॉल। अब फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल नेटवर्क सिक्योरिटी में बेसिकली यूज होता है। जब आपका कंप्यूटर इंटरनेट में कनेक्टेड होता है तो नेटवर्क में जब कंप्यूटर्स आपके कनेक्टेड हैं तो वो कैसे सिक्योर होते हैं, वहां पे फायरवॉल्स का यूज करते हैं। अब फायरवॉल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों तरीके से आपको अवेलेबल होती है। ओके, सो अ फायरवॉल सर्व्स एज अ बैरियर बिटवीन द इंटरनेट एंड अ लैन। देखो इंटरनेट और लैन, इन दोनों के बीच में जैसे आपको दिख रहा है ना, तो फायरवॉल एक बैरियर की तरह होती है। इंटरनेट से जब भी कोई सिस्टम या एक हो सकता है कि लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, आपकी बिल्डिंग में हो सकता है, आपके स्कूल में हो सकता है, कोई ऑफिस में, हॉस्पिटल में, कहीं भी हो सकता है वो इंटरनेट में एक लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, इंटरनेट से उस लैन को प्रोटेक्ट करने के लिए फायरवॉल एक बैरियर की तरह होता है। ओके, इट हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग द सिक्योरिटी रिस्क। सिक्योरिटी रिस्क को मिनिमाइज करने में हेल्प करता है, मेंटेनिंग द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द प्राइवेट रिसोर्सेस। ओके, जो रिसोर्सेस होते हैं जैसे कि हो सकता है स्कैनर हो, प्रिंटर हो, कुछ हाई कॉन्फ़िगर्ड कंप्यूटर सिस्टम्स हो, तो उनकी प्राइवेसी, उनको मेंटेन करने के लिए हम फायरवॉल्स का यूज करते हैं। ओके, सो बात समझ में आई। फायरवॉल सॉफ्टवेयर भी हो सकता है या फिर कोई हार्डवेयर डिवाइस भी हो सकता है। तो इंटरनेट में, नेटवर्क में जब कंप्यूटर सिस्टम्स कनेक्ट होते हैं और उनकी सिक्योरिटी की जब बात कर रही हो रही होती है तो फायरवॉल्स का हम यूज करते हैं। ओके, नाउ
नेक्स्ट इज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर तो आप सभी को अच्छे से पता होगा, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। मैकेफी, क्विक हिल, अवीरा, ओके, नेट प्रोटेक्टर, ये सब क्या है? ये सब एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपको इंटरनेट पे कुछ दिनों के लिए फ्री ट्रायल में भी अवेलेबल हो सकते हैं, या फिर बेस्ट वे ये है कि हम इन्हें परचेज करें और परचेज करके हमारे सिस्टम में इंस्टॉल करें, और इंस्टॉल करने के बाद टाइम टू टाइम हम उन्हें अपडेट करते रहें। तो जितने भी फाइल फोल्डर्स हैं या फिर कोई अदर यूजर कोई एक्सटर्नल डिवाइस को कनेक्ट करता है, तो पहले एंटीवायरस सॉफ्टवेयर उसे क्या करता है, चेक करता है, स्कैन करता है कि इसमें वायरस तो नहीं है, और यदि इसमें वायरस होते हैं तो पहले हम वायरस को डिलीट करते हैं, और फिर हम उस डेटा को, पेन ड्राइव को, या कोई सा भी सॉफ्टवेयर है जो आप इंटरनेट से एक्सेस करने वाले हो, या कोई फाइल्स है, देन आप उसको यूज कर सकते हो। सो दीज आर द सिक्योरिटी प्रोग्राम्स फॉर प्रोटेक्टिंग programmable device from security threats that work by detecting and eliminating malwares and viruses। जो malwares हमने सबसे पहले थ्रेट देखा था, वो malwares और viruses उन सभी को डिटेक्ट करता है और उनको डिलीट करने में हेल्प करता है कौन? एंटीवायरस। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या करता है? आपके कंप्यूटर सिस्टम को सिक्योर करने में हेल्प करता है। तो ये भी एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, सिक्योरिटी प्रोग्राम होता है, ओके। और कुछ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जैसे आपको शो हो रहे हैं यहाँ पे, मैकेफी, अवस्थी, Bitdefender, Clear Norton। Now, last is password managers। पासवर्ड मैनेजर भी एक क्या होती है? टेक्निक होती है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जिसके थ्रू आप कंप्यूटर सिस्टम को अपने बचा सकते हो। इट मीन्स कि होता है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि आपका पासवर्ड हैक हो गया होता है, ओके, आप या फिर आप पासवर्ड भूल चुके होते हो, तो पासवर्ड मैनेजर जो सॉफ्टवेयर है वो आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को मैनेज करने में, कि आप कैसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रख सकते हो, पासवर्ड को किस तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हो अपने सिस्टम में, तो उसमें हेल्प करता है। द पासवर्ड आर स्टोर्ड इन इनक्रिप्टेड फॉर्मेट। कैसे सेव होता है इसमें पासवर्ड? इनक्रिप्टेड फॉर्म में। अब इनक्रिप्शन समझ में आया ना, कि जो भी पासवर्ड होगा, जो भी मैसेज होगा, उसके साथ में एक की पर टेक्स्ट, मतलब एक टेक्स्ट, एक की ऐड हो जाएगी, जिससे वो जो टेक्स्ट होगा वो एनकोडेड हो जाएगा, और जब वो रिसीवर के पास पहुंचेगा तभी वो मैसेज डिक्रिप्ट होगा, अदरवाइज बीच में वो मैसेज डिक्रिप्ट नहीं होगा। तो पासवर्ड मैनेजर क्या करता है? जो भी मैसेज है वो आपका इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होता है पासवर्ड। द यूजर मस्ट हैव अ स्ट्रॉन्ग मास्टर पासवर्ड टू एक्सेस पासवर्ड डेटाबेसेस, ओके। तो पासवर्ड मैनेजर क्या है? एक अनदर टेक्निक है सिक्योरिटी की। एंड लास्ट इज सिक्योरिटी सूट्स। सिक्योरिटी सूट्स देखो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट सभी ने सुना है, ओपन ऑफिस सूट भी सुना है। तो सूट्स का मतलब क्या हुआ? जब बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स का कलेक्शन है ना, मतलब रिलेटेड सॉफ्टवेयर, जब बहुत सारे रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स का कलेक्शन होता है तो उसे हम सूट्स के नाम से जानते हैं। जैसे ओपन ऑफिस सूट जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट होते हैं, ओके, लिब्रे ऑफिस होता है। और यदि हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की, तो उसमें भी वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, इन सब का कलेक्शन होता है। सिंपल यहाँ पे सिक्योरिटी सूट्स भी आता है, जिसमें अभी फायरवॉल, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, पासवर्ड मैनेजर, इन सब का कलेक्शन होता है, जिसमें कुछ बैकअप फैसिलिटीज होती हैं, ओके। एंटीवायरस के कलेक्शन होते हैं, जिसमें एंटीवायरस में भी अलग अलग सॉफ्टवेयर्स के कलेक्शंस होते हैं। सो दिस कंटेन अ कलेक्शन ऑफ एंटीवायरस, फायरवॉल्स एंड एंटी स्पाईवेयर, ओके। तो आप देख सकते हैं जो अभी हमने अलग अलग टेक्निक्स पढ़ी, अलग अलग सॉफ्टवेयर्स देखे, उन सब का कलेक्शन कहलाता है सिक्योरिटी सूट्स। They offered elaborated protection against theft और facilitated private internet networking। ये क्या करता है? जो भी थ्रेट होते हैं, जो भी थेफ्ट होते हैं, उनसे बचने में हेल्प करता है, ओके। और जो आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, जो आपकी सिक्योरिटी है, उसको मेंटेन करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। नाउ दे ऑल्सो प्रोवाइड अदर बेनिफिट्स। अब और भी बेनिफिट्स हैं, लाइक सेफ्टी चेक ऑफ पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइसेस, कुड एंटी स्पैम एंड फाइल श्रेडर। सो ये सारी फैसिलिटी भी कौन प्रोवाइड करता है? सिक्योरिटी सूट्स, ओके। सो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 22 इंटरनेट सिक्योरिटी पढ़ा था, आपकी बुक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बुक कोड 402 से, जो कि पार्ट बी का यूनिट 4 का चैप्टर था, ओके। सो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 22 इंटरनेट सिक्योरिटी का असेसमेंट पार्ट, जो आपके चैप्टर के लास्ट में होता है, ओके। हर चैप्टर के लास्ट में असेसमेंट है, जिसको हमने बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है प्रैक्टिकल के साथ सारी वीडियोस को। सो होप आपने वीडियोस भी देखी होगी, प्रैक्टिकल भी किया होगा, और आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें समझ में आ गई होगी। सो बिफोर स्टार्ट दिस असेसमेंट, लेट्स डिस्कस कि हमने क्या क्या पढ़ लिया था इंटरनेट सिक्योरिटी में। तो जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, इंटरनेट सिक्योरिटी, जब आप इंटरनेट को एक्सेस करते हो, उसमें जो भी वर्क करते हो, नेट सर्फिंग का या कोई ट्रांजैक्शन, ओके, तो एट दैट टाइम आपके डेटा को, इंफॉर्मेशन को, सोशल अकाउंट्स को, हर चीज को सेफ रखने के लिए, है ना, इंटरनेट सिक्योरिटी का यूज करते हैं। अब इंटरनेट सिक्योरिटी में इस चीज को सेफ रखने के लिए हम क्या करते हैं? कुछ रूल्स, मेजर्स, कुछ सॉफ्टवेयर्स का यूज करते हैं।
क्यों? डेटा की प्रोटेक्शन के लिए। ओके, सो उसके लिए हमने देखे थे कुछ साइबर थ्रेट्स भी, जैसे कि मैलिशियस सॉफ्टवेयर, फिशिंग्स, है ना, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स। क्लियर? और इनसे बचने के लिए हमने कुछ प्रिकॉशंस देखे थे, कुछ प्रैक्टिसेस देखी थी कि क्या आपको डेली में प्रैक्टिस यूज करनी चाहिए जब आप इंटरनेट को एक्सेस करते हो। क्लियर? और कुछ सॉफ्टवेयर्स देखे थे जो नेटवर्क सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करते हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी को बनाए रखते हैं, जैसे इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर हुआ, ओके, पासवर्ड मैनेजर, और भी बहुत सारे फायरवॉल्स, लाइक ऐसे हमने कुछ सॉफ्टवेयर डिस्कस किए थे। सो अब आज हम डिस्कस करने वाले हैं असेसमेंट, जो कि डिवाइड होता है कुछ फिलअप्स, एमसीक्यूज, क्वेश्चन आंसर्स, ट्रू फॉल्स में। ओके, जैसा कि हमने हर चैप्टर के असेसमेंट को कवर किया है। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं फिल इन द ब्लैंक से। अब फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट क्वेश्चन है, द डैश ऑफ ऑल द वेबसाइट्स यू हैव विजिटेड इन स्टोर्ड इन द ब्राउजर। द डैश ऑफ ऑल द वेबसाइट्स, अब इंटरनेट पे क्या करते हैं हम? ब्राउजर का यूज करते हैं, वेब ब्राउजर का, गूगल, क्रोम, मोजिला, जो भी ब्राउजर अवेलेबल होता है, उस ब्राउजर की हेल्प से हम इंटरनेट पे जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं उनको एक्सेस करते हैं। तो वेबसाइट्स का वो पार्ट, द डैश ऑफ ऑल वेबसाइट्स यू हैव विजिटेड, तो जो भी वेबसाइट्स को आप विजिट करते हो ब्राउजर में वो स्टोर होती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? जैसे फोन पे आप यूट्यूब चलाते हो या कोई भी चीज एक्सेस करते हो तो वो कहीं ना कहीं सेव होता है ना, ताकि आप नेक्स्ट टाइम आप उस पर जस्ट क्लिक करो और आपको वो चीज ओपन हो जाती है ना। जैसे सपोज आपने हम बोल सकते हैं कि यूट्यूब पे यदि मैग्नेट ब्रेन सर्च किया होगा, गूगल पे मैग्नेट ब्रेन सर्च किया होगा, तो नेक्स्ट टाइम जैसे ही आप MAG ही लिखते हो तो आपको मैग्नेट ब्रेन शो होने लगता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं हिस्ट्री। क्या कहते हैं उसे हम? हिस्ट्री। ओके, तो हिस्ट्री का मतलब ये होता है कि वेब पेज या वेबसाइट पे वो पेजेस जो सेव हो जाते हैं, ओके, जिसे आप अगेन एंड अगेन एक्सेस कर सकते हो। क्लियर? तो उसे हम क्या कहते हैं? हिस्ट्री ऑफ द वेबसाइट्स। जितनी भी वेबसाइट्स आप एक्सेस करते हो ब्राउजर पे या फोन में भी, जब आप गूगल पे कोई भी टॉपिक को एक्सेस करते हो तो वो हिस्ट्री पार्ट में जाकर सेव हो जाता है। अब देखो, ये एक गुड हैबिट होती है कि हिस्ट्री को आपको क्या करते रहना चाहिए? टाइम टू टाइम क्लियर करते रहना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, डैश इज एन एक्ट ऑफ सेंडिंग एन ईमेल टू अ यूजर misleading him to believe that it is from a trusted person or organization। क्या समझ में आ रहा है इससे? Dash is an act of sending an email to a user, misleading him to believe that it is from a trusted person or organization। इस मेथड को क्या बोलते हैं? इट मीन्स कि जब कोई पर्सन आपको मेल सेंड कर रहा है और ऐसा ट्रीट कर रहा है, ऐसा बता रहा है कि वो कोई ट्रस्टेड पर्सन है जो आपको मेल सेंड कर रहा है और आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन या फिर कुछ डेटा को हैक करना चाहता है, ओके, और वो मेल कहाँ से कर रहा है? या तो हो सकता है कोई फ्रेंड के नाम से या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन के नाम से। क्लियर? तो इस तरीके के अटैक को क्या बोलते हैं हम? हिस्ट्री तो हो गया, बैकअप्स, फिशिंग, फायरवॉल या एंटीवायरस। ऑब्वियस, क्या है यहाँ पर? एक ही साइबर अटैक दिख रहा है, एक ही ऑनलाइन फ्रॉड दिख रहा है जिसका नाम है फिशिंग। और फिशिंग में होता क्या है? यही होता है कि फिशिंग एक ऐसी मेथड है या एक ऐसा ऑनलाइन अटैक है जिसमें यूजर की इंफॉर्मेशन को चुराया जाता है। इट मींस यूजर की इंफॉर्मेशन को एक्सेस किया जाता है। कोई अनऑथराइज्ड यूजर जिसे परमिशन नहीं होती है वो आपकी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने की कोशिश करता है। अब वो इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है? कोई क्रेडिट कार्ड डिटेल हो सकती है, कोई यूजर आईडी, पासवर्ड, पर्सनल इंफॉर्मेशन, व्हाटएवर, कुछ भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट इज, यू शुड इंस्टॉल एंड रेगुलरली अपडेट द dash software in your computer to prevent all kinds of malware। malware का फुल फॉर्म देखा था हमने, malicious software, मतलब वायरसेस, स्पाईवेयर, एडवेयर, है ना, रैंसमवेयर, बहुत सारे ट्रोजन हॉर्सेस, वॉर्म्स जो हमने अभी देखे थे। कब? जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था जिसमें हमने अटैक्स पढ़े थे, उसमें मैंने बताया था मैलिशियस सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, जिनके अभी मैंने आपको नाम भी बताए। तो जब इस तरीके के मैलिशियस सॉफ्टवेयर्स आपके कंप्यूटर में होते हैं तो उससे प्रिवेंट करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर को हम हमारे कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं, जिसे आपको रेगुलरली अपडेट करना रहता है, उस सॉफ्टवेयर को हम क्या कहते हैं? उस सॉफ्टवेयर को हम बैकअप्स कहते हैं, फायरवॉल कहते हैं या एंटीवायरस कहते हैं? जल्दी बताइए, बहुत इजी है। क्या कहते हैं उस सॉफ्टवेयर को हम? एंटीवायरस। सो व्हाट इज द आंसर? द आंसर इज एंटीवायरस। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के नाम सभी को पता है, क्विक हिल, अवीरा, नॉर्टन, है ना, और अवस्थ, ऐसे बहुत सारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स हैं जो क्या करते हैं? हमारे कंप्यूटर सिस्टम को सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। ओके, और टाइम टू टाइम हमें हर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को अपडेट करना होता है। ओके, और अपने सिस्टम को स्कैन करते रहना चाहिए। क्लियर?
A dash is a software that can help in preventing unauthorized access to your computer by blocking unsolicited communications. Okay, अब अनसॉलिसिटेड कम्युनिकेशंस जब आपके कंप्यूटर सिस्टम में होते हैं, मतलब अनऑथराइज्ड यूजर्स जब आपके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं जिनको परमिशन नहीं होती है, तो आप उनको ब्लॉक करते हो। ओके, तो ये सारी चीजें अपने आप ब्लॉक होती है, तो आप इसके लिए किस चीज का यूज करते हो? नेटवर्क में। तो नेटवर्क में जब ऐसे कोई कंप्यूटर सिस्टम होते हैं, हो सकता है कोई रिसोर्स अटैक हो गया है ना, कोई रिसोर्स सस्पेंड हो गया है, उसकी वर्किंग नहीं हो रही है, तो इस तरीके के जब अटैक होते हैं अनऑथराइज्ड एक्सेस से आपके सिस्टम को, रिसोर्सेज को, डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए हम जिसका यूज करते हैं वो क्या होता है? बैकअप्स होते हैं या फायरवॉल होते हैं? बहुत इजी है, क्या है वो? फायरवॉल सॉफ्टवेयर होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं वो फायरवॉल हार्डवेयर भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सॉफ्टवेयर की बात क्यों कर रही है फायरवॉल्स की? क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हमारे डेटा को, कम्युनिकेशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके, सो सॉफ्टवेयर है। फायरवॉल दोनों तरीके से अवेलेबल होते हैं, सॉफ्टवेयर फॉर्म में भी और हार्डवेयर फॉर्म में भी। Now, scheduling routine dash can protect you from unexpected events. Unexpected event से बचाने के लिए जो शेड्यूलिंग रूटीन का हम यूज करते हैं वो होता है बैकअप। अब बैकअप सभी को पता है ना, क्या होता है बैकअप? जो आपका इंपॉर्टेंट डेटा होता है उसे बैकअप लेने के लिए एक गुड हैबिट होती है। मतलब आप डेली, वीकली, पीरियोडिकली एक रूटीन बना लीजिए, एक रूटीन शेड्यूल कर लीजिए कि आपको अपने डेटा को बैकअप लेके चलना है। अब वो बैकअप आप किसी पेन ड्राइव में ले सकते हो, किसी एक्सटर्नल डिवाइस में, या फिर आप गूगल ड्राइव में भी बैकअप ले सकते हो। ओके, तो समझ में आए सारे फिलअप्स? आप नोट डाउन कर सकते हो अपनी बुक में भी। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज राइट ट्रू और फॉल्स। अब फिलअप्स के बाद आती है बारी ट्रू और फॉल्स की। ओके, सो बहुत इजी ट्रू फॉल्स है। यदि चैप्टर आपने पढ़ा है, क्योंकि जनरल चैप्टर है, आपको समझ में आई सारी मेथड्स, टेक्निक्स, तो आप ट्रू फॉल्स के आंसर भी इजीली कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट इज यू शुड नेवर क्लियर आउट द डेटा स्टोर्ड इन द वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर पे जो हिस्ट्री होती है, जो डेटा होता है, जो भी वेबसाइट्स आप विजिट कर चुके होते हो, उन्हें आपको डिलीट करना चाहिए या नहीं चाहिए? यू शुड नेवर डिलीट, कि आपको कभी उसको क्लियर नहीं करना चाहिए। फॉल्स, जैसा कि ये एक गुड हैबिट होती है कि हमें वेब ब्राउजर पे जो भी आपकी हिस्ट्री है उसे आपको डिलीट करते रहना चाहिए। ओके, हो सकता है कि आपने कभी कोई सिक्योर डेटा, मतलब कोई सेंसिटिव डेटा एक्सेस किया हो सकता है आपने नेट बैंकिंग वेबसाइट एक्सेस किया हो जहां पे यूजर आईडी आपके सेव हो, है ना। होता है ना कभी कभी कि जब आप अपना अकाउंट एक्सेस करते हो तो ऊपर एक कुकीज आती है, एक मैसेज आता है जिसमें ऐसा लिखा होता है यू विल सेव योर पासवर्ड। तो शेयर, सेव और नेवर ऐसा कुछ ऑप्शन आता है, तो जिसमें ब्राउजर पे आपका जो इन्फॉर्मेशन है, क्रेडेंशियल्स है, वो सेव हो जाती है यदि आप सेव पे क्लिक कर देते हो। ओके, और यदि आपने हिस्ट्री क्लियर नहीं की है तो कोई भी यूजर जब उस सिस्टम को एक्सेस करेगा, इंटरनेट को एक्सेस करेगा, तो वहां से आपकी डिटेल को एक्सेस कर सकता है। सो इसलिए हमें क्या चाहिए होता है कि हम हिस्ट्री को क्लियर करें। जब भी आप वेब ब्राउजर पे कोई भी वेबसाइट, अकाउंट, इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप, सॉफ्टवेयर, वीडियो, सॉन्ग, व्हाटएवर आप जो भी देखते हो, तो अपनी हिस्ट्री को क्लियर करना बहुत कंपलसरी है। एक ये अच्छी आदत होती है। ओके, नेक्स्ट इज इनक्रिप्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर डेटा सिक्योरिटी। डेटा सिक्योरिटी के लिए क्या इनक्रिप्शन इंपॉर्टेंट होता है? जल्दी बताइए। अब इनक्रिप्शन क्या देखा था हमने? एक टेक्निक देखी थी, है ना। इनक्रिप्टेड सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आपके डेटा को इनक्रिप्ट करते हैं, मतलब सिक्योरली डेटा आपका ट्रांसफर हो। ओके, कहां पे? सेंडर सिस्टम से रिसीवर सिस्टम से। इंटरनेट में आपकी डेटा को सिक्योर ट्रांसमिशन के लिए हम इनक्रिप्शन का यूज करते हैं, इनक्रिप्शन टेक्निक का यूज करते हैं। अब इनक्रिप्शन टेक्निक में क्या होता है? इनक्रिप्शन टेक्निक में की होती है, की पर टेक्स्ट होती है जो हमारे मैसेज के साथ ऐड हो जाती है। ओके, तब वो मैसेज हो जाता है एनकोडेड फॉर्म में। जब मैसेज आपका रिसीवर सिस्टम तक पहुंच जाता है, इट मींस कि मैसेज आपका कन्वर्ट हो जाता है डिकोड में। ओके, मतलब मैसेज आपका वापस ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। ओके, इन बिटवीन ट्रांसफर के टाइम पे यदि कोई थर्ड पार्टी, कोई हैकर उस डेटा को एक्सेस करने की कोशिश करता है, तो वो उसके लिए किसी काम का डेटा नहीं होता है, क्योंकि वो कीपर टेक्स्ट के साथ में होता है, इनकोडेड फॉर्म में होता है। जिसे डिकोड करना उसके लिए टफ होता है। ओके, सो इनक्रिप्शन क्या है? एक डेटा सिक्योरिटी की इंपॉर्टेंट मेथड है। ओके, सो इट इज true. Clear? Regular and periodic updation of software is recommended to make it secure. Regular and periodic updation. देखो, regular and periodic updation of software is recommended to make it secure. किसी भी सॉफ्टवेयर को रेगुलरली आपको एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का यूज करके अपडेट करना है, और उसमें रेगुलरली आपको क्या करना है? पीरियोडिकली या रेगुलरली अपडेशंस करना है। तो उससे क्या होगा? आपका सॉफ्टवेयर सिक्योर होगा या नहीं? ट्रू और फॉल्स? ऑब्वियस ट्रू,
क्योंकि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर करते क्या है, सिक्योरिटी ही प्रोवाइड करते हैं. ओके, नाउ you must always use a pirated software because you can save a lot of money. पायरेटेड सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं हम हमेशा, क्यों? क्योंकि हमें मनी को सेव करना है. बताइए जल्दी इसका आंसर ट्रू होगा या फॉल्स. पायरेटेड सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, पहले तो ये देख लेते हैं क्या होते हैं पायरेटेड सॉफ्टवेयर. किसी भी सॉफ्टवेयर की जब कॉपी क्रिएट की जाती है ना, किसी भी सॉफ्टवेयर की जब कॉपी क्रिएट की जाती है और वो जो सॉफ्टवेयर है जो आपने परचेज किया है किसी अमाउंट को देकर, ओके, एक बिग अमाउंट को देकर, सपोज कोई एंटीवायरस है, कोई एंटीवायरस जब आप परचेज करते हो 700, 800, 600, 400, 500 कितने का भी आता है वो, तो जब आप वो एंटीवायरस परचेज करते हो तो उसके साथ एक की आती है, लाइसेंस की जिसे कहते हैं, है ना. तो तब आप जब उस एंटीवायरस को अपने कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल करते हो, की लिखते हो, मतलब वो सॉफ्टवेयर लाइसेंस्ड है ना. लेकिन यदि उसी सॉफ्टवेयर की कोई कॉपी करके सेल करता है तो वो सॉफ्टवेयर क्या हो जाता है, पायरेटेड सॉफ्टवेयर हो जाता है. ओके, इट मींस कि वो सॉफ्टवेयर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल हो सकता है, कम पैसे में भी अवेलेबल हो सकता है, या फिर उसमें वायरस होने के भी चांसेस होते हैं, है ना. तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे ऐसा पूछा ट्रू फॉल्स में, यू मस्ट ऑलवेज यूज अ पायरेटेड सॉफ्टवेयर बिकॉज यू कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी. सो आंसर इज ट्रू. ओके, कि हाँ, पायरेटेड सॉफ्टवेयर का यूज इसीलिए किया जाता है ताकि आपके जो है मनी बच सके एक तरीके से, है ना. आप कॉस्टली सॉफ्टवेयर नहीं खरीद सकते हो तो इसलिए क्या करते हैं हम, पायरेटेड सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं. लेकिन यहाँ पे होती है बड़ी रिस्क, क्या कि वो सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम को हार्म भी कर सकता है. कभी कभी ये पायरेटेड सॉफ्टवेयर वायरस अफेक्टेड भी होते हैं. ओके, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वेज थ्रू विच वायरसेस स्प्रेड इज ईमेल. क्या वायरसेस आपके सिस्टम में इंटरनेट पे कुछ किसी गूगल अकाउंट में या जीमेल अकाउंट में ईमेल के थ्रू भी आते हैं. ईमेल सभी के होते हैं, है ना. जीमेल अकाउंट हो सकता है, याहू हो सकता है, रेडिफ मेल हो सकता है, किसी भी वेबसाइट पे आपका ईमेल अकाउंट हो सकता है. तो क्या ईमेल अकाउंट से भी वायरसेस होते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम में? ये एक मोस्ट कॉमन वे है. यस, ट्रू. क्यों है मोस्ट कॉमन वे? हमने पढ़ा था ना अटैक्स, ऑनलाइन अटैक्स, जिसमें हमने ईमेल स्पूफिंग देखा था, चैट स्पूफिंग देखा था, फिशिंग अटैक्स देखे थे. उनमें क्या होता है, उनमें वायरस कैसे आता है? उन अटैक्स को वायरसेस अटैक्स या फिर हम बोल सकते हैं ऑनलाइन फ्रॉड क्यों कहते हैं? बिकॉज क्योंकि उनमें से ईमेल के फॉर्म में या फिर किसी चैट के फॉर्म में, किसी सोशल मीडिया अकाउंट के फॉर्म में आपके सिस्टम में वायरसेस आते हैं, हैकर्स आते हैं जो आपकी इंफॉर्मेशन पे अटैक करते हैं. चाहे वो इंफॉर्मेशन आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन हो, कोई क्रेडेंशियल्स हो, कोई बैंकिंग इंफॉर्मेशन हो, या फिर आपकी आइडेंटिटी हो. ओके, सो ट्रू फॉल्स समझ में आ गए. फर्स्ट इज फॉल्स एंड ऑल आर ट्रू. क्लियर? इसे नोट डाउन कर सकते हो आप अपनी नोटबुक में या बुक में. नाउ नेक्स्ट इज some questions and answers. अब देखो क्वेश्चन आंसर्स भी हैं यहाँ पर, कुछ इजी क्वेश्चन आंसर्स है. फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंटरनेट सिक्योरिटी. जो इंटरनेट सिक्योरिटी चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसका क्या मेन पर्पस है, जल्दी से सब बताइए, क्योंकि सभी को आता है ये आंसर. हम इतना अच्छा चैप्टर पढ़ चुके हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल भी है. ओके, सो इंटरनेट सिक्योरिटी का क्या पर्पस है? मेन डेटा को, इंफॉर्मेशन को, अकाउंट्स को, जो भी इंफॉर्मेशन है आपके इंटरनेट पे उसको सिक्योर करने के लिए हम यूज करते हैं इंटरनेट सिक्योरिटी. और इंटरनेट सिक्योरिटी में क्या करते हो आप, कुछ रूल्स और कुछ मेजर्स होते हैं. बेसिकली इसका मेन पर्पस होता है यूजर्स के डेटा को, आइडेंटिटी को, क्रेडेंशियल्स को, हर चीज को सिक्योर करना. ओके, सो इंटरनेट सिक्योरिटी इज अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी. जैसा कि मैंने बताया था, कंप्यूटर अपने आप में एक बहुत वास्ट टर्म है. ओके, अब कंप्यूटर की सिक्योरिटी में भी बहुत सारी चीजें हैं. ये जो मैंने आपको इंक्रिप्शन बताया, फायरवॉल्स बताई, ये सिर्फ मैंने आपको 4 लाइंस में एक्सप्लेन किया है. क्लियर? लेकिन जब आप आगे कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंटिन्यू करते हो, कोई सा भी कंप्यूटर का सब्जेक्ट पढ़ोगे, तो वहां आपको इसके पूरे चैप्टर्स पढ़ने हैं. एक बुक इवन आपको हो सकती है इंटरनेट सिक्योरिटी से रिलेटेड. क्लियर? तो इंटरनेट सिक्योरिटी, कंप्यूटर सिक्योरिटी बहुत वास्ट टर्म है जिसमें बहुत सारी टेक्निक्स, सॉफ्टवेयर, टूल्स आपको पढ़ने हैं. इन केस यदि आप आगे बढ़ते हो तो आगे किसी अपनी फील्ड में 11th 12th और कॉलेज में जाकर कंप्यूटर सिलेक्ट करते हो तो. क्लियर? सो कंप्यूटर सिक्योरिटी की एक जस्ट ब्रांच है इंटरनेट सिक्योरिटी. स्पेशली क्या है, ये किससे रिलेटेड है? इंटरनेट से रिलेटेड है. ओके, इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू एस्टैब्लिश रूल्स एंड मेजर्स. क्या है इसका मेन ऑब्जेक्टिव? रूल्स एंड मेजर्स को एस्टैब्लिश करना. किनके अगेंस्ट? जो इंटरनेट पे अटैक्स होते हैं उनके अगेंस्ट.
कौन कौन से अटैक्स होते हैं इंटरनेट पे? फिशिंग, डिनायल ऑफ सर्विस, कुछ मेलिशियस सॉफ्टवेयर्स के अटैक होते हैं, स्पूफिंग होती है, कुछ स्कैम होते हैं, है ना, स्कैम्स भी होते हैं कुछ इस तरीके से, लाइक आपकी आइडेंटिटी थेफ्ट हो गई है, कोई सोशल मीडिया अकाउंट आपका हैक हो गया है, ओके, किसी वेबसाइट से आपने कुछ ऑर्डर किया था और वो आज तक आपको डिलीवर नहीं हुआ है क्योंकि वो फेक वेबसाइट थी, उसने अपना अकाउंट ही डिलीट कर दिया इंटरनेट से। तो इस तरीके के स्कैम्स भी होते हैं और इनसे बचने के लिए हमें कुछ रूल्स मेजर्स को स्टैब्लिश करना होता है, कुछ सॉफ्टवेयर्स को यूज करना होता है जिसके थ्रू आप इंटरनेट पे अपनी सिक्योरिटी को मेंटेन कर सकते हो। ओके, सो बात समझ में आ गई, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंटरनेट सिक्योरिटी। नेक्स्ट इज व्हाट इज फिशिंग। अब फिशिंग क्या होता है? फिशिंग एक अटैक है, ओके, कौन सा अटैक है? साइबर अटैक है, ऑनलाइन फ्रॉड है, साइबर क्राइम है, किसी भी नाम से इसको जान सकते हो आप, ठीक है। फिशिंग का मतलब क्या बताया था मैंने? जब कोई अनऑथराइज्ड यूजर किसी भी पर्सन की पर्सनल इंफॉर्मेशन पे अटैक करता है, ओके, रॉन्ग वे में, पर्सनल इंफॉर्मेशन पे रॉन्ग वे में अटैक करता है, और वो पर्सनल इंफॉर्मेशन क्रेडिट कार्ड डिटेल्स हो सकती हैं या फिर उसकी यूजर आईडी, पासवर्ड्स, क्रेडेंशियल्स कुछ भी हो सकती हैं। ओके, सो इस टाइप के अटैक को क्या कहते हैं हम? फिशिंग अटैक। सो फिशिंग इज अ टाइप ऑफ इंटरनेट फ्रॉड, ऑनलाइन फ्रॉड, साइबर क्राइम, स्कैम वेयर द स्कैमर सेंड्स ईमेल मैसेजेस। अब फिशिंग किस फॉर्म में हो सकती है? ईमेल मैसेजेस के फॉर्म में भी कोई स्कैमर आपको ईमेल मैसेज के फॉर्म में भी आपके डेटा को हैक कर सकता है, that appear to be from financial institutions और credit card companies। Especially ये जो phishing के attacks होते हैं वो कोई credit card company के थ्रू होते हैं या फिर किसी financial institutions के थ्रू भी होते हैं। Okay, that try to trick recipients into giving private information। वो क्या चाहते हैं कि recipient उन्हें अपनी private information दे दे। Clear? सो यूजर नेम, पासवर्ड, अकाउंट नंबर एक्सेट्रा आर द पर्सनल इंफॉर्मेशन। अब इसका एग्जांपल बात करते हैं। आपने बहुत सी बार देखा होगा, बहुत न्यूज में भी आता है साइबर क्राइम से रिलेटेड, लाइक कि किसी के पास कोई कॉल आता है या फिर कोई ऐसा ईमेल आता है या मैसेज आता है जिसमें ऐसा लिखा रहता है कि आप कोई लॉटरी जीत चुके हो। ये लॉटरी वाले मेल्स तो बहुत कॉमन है जो आपने इंटरनेट पे ईमेल में भी देखे होंगे या फिर आपके फोन में SMS में भी आपने देखे होंगे कि आप लॉटरी जीत चुके हो, तो इसके लिए आपको ये इन्फॉर्मेशन हमें सेंड करनी है। और कहाँ से आते हैं ईमेल? कोई सी ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकती है, कोई क्रेडिट कार्ड ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं, है ना, या कुछ फॉरेन की भी ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं। तो ये सब क्या होता है? ये सब हैकर्स ही होते हैं जो आपको इस तरीके के मेल सेंड करते हैं। ओके, क्यों? ताकि वो आपकी इंफॉर्मेशन को या आपके बैंक अकाउंट में जो अमाउंट है उसे स्टील कर सकें। बदले में वो आपसे कुछ इंफॉर्मेशन चाहते हैं। यदि आप वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो तो आप इस फ्रॉड का हिस्सा बन चुके होते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपसे OTP मांगा और OTP देते से क्या हुआ? वो फ्रॉड हो चुका होता है, आपके अमाउंट जो है बैंक अकाउंट से जा चुका होता है ना। अब OTP भी कोई ऐसे ही नहीं आप बता सकते हो ना, क्योंकि जिस तरीके से ये आपसे OTP मांगते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, क्रेडिट कार्ड ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनीज, तो आपको ऐसा लगता है कि रियली वो आपके हित में बात कर रहे हैं, आपकी बेनिफिशियर होकर बात कर रहे हैं। ओके, सो कभी भी किसी को भी नेवर शेयर योर OTP, योर यूजर नेम, योर पासवर्ड, इस तरीके की डिटेल किसी को भी कभी शेयर नहीं करनी है। ये सबसे बेस्ट प्रैक्टिस होती है इंटरनेट पे अपनी सिक्योरिटी मेंटेन करने की। टाइम टू टाइम आपको अपना पासवर्ड चेंज करते रहना चाहिए। ओके, ये भी सबसे अच्छी हैबिट है। ओके, ताकि कोई इजीली आपके पासवर्ड को हैक ना करे। पासवर्ड हमेशा स्ट्रांग होना चाहिए ताकि कोई फैमिली मेंबर्स का नाम, फ्रेंड का नाम, मोबाइल नंबर, ऐसा पासवर्ड कभी भी सेट नहीं करना चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईमेल स्पूफिंग एंड चैट स्पूफिंग। अब बेसिकली सिंपल है, यदि स्पूफिंग की बात करें तो क्या होता है? धोखा देना। ऑनलाइन फ्रॉड ही एक स्पूफिंग का पार्ट है। जैसे फिशिंग है ना ऑनलाइन फ्रॉड, वैसे स्पूफिंग भी क्या है? एक फ्रॉड ही है, ऑनलाइन साइबर क्राइम अटैक ही होता है। अब यहाँ दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो, नाम से समझ में आ रहा है, ईमेल स्पूफिंग एंड चैट स्पूफिंग। ईमेल स्पूफिंग, जब ईमेल्स के थ्रू आप फ्रॉड का हिस्सा बन जाते हो तो वो ईमेल स्पूफिंग कहलाती है। कोई ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ओके, या फिर कोई ऐसे बैंकिंग डिटेल्स कभी कभी हो सकता है ना, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था लास्ट वीडियो में भी शायद, कि यूनो बैंकिंग जो है, SBI का ऑनलाइन पोर्टल जो है नेट बैंकिंग का, उसका एक फ्रॉड वेबसाइट भी बना था। तब बैंक वालों ने सारे कस्टमर्स को बहुत सचेत किया था कि यूनो बैंकिंग का एक फ्रॉड वेबसाइट बना हुआ है, तो उस पर कोई भी रजिस्टर ना करे, उस पर कोई भी अपना OTP, यूजर नेम डिटेल्स को शेयर ना करे। हालांकि अब बैन हो चुका है, बट ये एक फ्रॉड हुआ था आज से 4-5 साल पहले। क्लियर? जब नया नया यूनो बैंकिंग आया था तो इंटरनेट पे उसका फ्रॉड वेबसाइट भी अवेलेबल था। ओके, तो इस तरीके से
फ्रॉड वेबसाइट्स भी होती हैं जिनका यूज करके हम फ्रॉड का हिस्सा बन चुके होते हैं। ओके, तो ईमेल स्पूफिंग सिंपल है कि जो आपके ईमेल अकाउंट होते हैं उसमें हो सकता है स्पैम फोल्डर में भी कुछ ऐसे ईमेल्स होते हैं। जैसे हम बात करते हैं स्पैम फोल्डर में, आप कोई सोशल मीडिया वेबसाइट एक्सेस करते हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, तो उसके भी मैसेजेस डले होते हैं, कोई एडवर्टीजमेंट होते हैं बहुत सारे। ओके, कभी आपने कहीं कोई रजिस्ट्रेशन किया हो तो उसके भी ईमेल्स होते हैं। आप कोई वेबसाइट को सर्च कर रहे हो तो सर्चिंग के भी इवन मेल्स होते हैं। हो सकता है उनके अटैचमेंट्स भी हो, और गलती से आपने कभी कोई ईमेल अटैचमेंट खोल लिया तो क्या हुआ, उससे वायरस आपके सिस्टम में आ गए। ओके, या फिर हो सकता है कि कोई ईमेल आपने खोला हो, उसमें अटैचमेंट और कोई डिटेल आपसे मांगी हो और आपने वो डिटेल दे दी, ओके, अपना फ्रेंड समझ के या कुछ भी, क्योंकि जो ईमेल स्पूफिंग में ईमेल्स आते हैं ना, वो आपको नहीं पता होता कि फ्रॉड है, वो इस तरीके से आपके पास में आते हैं। हो सकता है आपके फ्रेंड के नाम से कोई ईमेल आया हुआ हो और एक्चुअल वो फ्रेंड ना हो, और वो क्या हो, कोई हैकर हो जिसने आपके फ्रेंड के आईडी को हैक किया हो और अब वो सब के आईडी से हैकिंग कर रहा हो। बात समझ में आई? तो कुछ इस तरीके से जब हैकिंग होती है तो उसे ईमेल स्पूफिंग कहते हैं। और चैट स्पूफिंग बेसिकली होती है आपकी इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर ऐप्स पे, जैसे व्हाट्सएप हो गया, ओके, स्काइप, इंस्टा, फेसबुक, सोशल अकाउंट्स हैक हो जाना, सोशल अकाउंट से लोगों की पर्सनल इंफॉर्मेशन हैक होकर उसका मिस यूज होना, ओके, वो कहलाता है चैट स्पूफिंग। अब इन दोनों में डिफरेंस आपको अच्छे से क्लियर है? बेसिकली ये ईमेल पर बेस्ड होता है, ये चैटिंग सॉफ्टवेयर्स पे, चैट्स पे बेस्ड होता है। दोनों में आपको बहुत केयरफुल होकर ध्यान से समझना है। ईमेल स्पूफिंग इज गैन एक्सेस टू रिसिपिएंट्स पर्सनल इंफॉर्मेशन, हाइडिंग, फेकिंग द आइडेंटिटी ऑफ अनदर पर्सन ओवर द इंटरनेट इज कॉल्ड चैट स्पूफिंग। क्लियर? अब ईमेल में कौन इन्वॉल्व होता है? सेंडिंग मेल्स इन्वॉल्व होते हैं टू द टारगेटेड रिसिपिएंट्स टू मेक देम बिलीव दैट दिस ईमेल ओरिजिनेट फ्रॉम ट्रस्टेड ओनर। ओके, यहां पर जो स्पूफिंग हो रही है, इट मींस कि जो फ्रॉड हो रहा है, वो फ्रॉड आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो यूजर आपका कोई फ्रेंड है या आपका कोई ट्रस्टेड पर्सन है। ओके, क्योंकि ट्रस्टेड पर्सन कोई हैकर होकर ही ये काम करते हैं। क्लियर? द टारगेट परसीव्स दैट ही और शी चैटिंग विद समवन नोन बट इन फैक्ट इट्स अ साइबर अटैक। आपको पता होता है कि आप किसी नोन पर्सन से चैट कर रहे हो, बट वो नोन पर्सन जो है एक्चुअली वो नहीं होता है, कोई हैकर पर्सन होता है। तो बात समझ में आ गई? कुल मिला के फिशिंग में अनऑथराइज्ड यूजर होता है, रॉन्ग वे में होता है, आपको पता होता है कि कोई रॉन्ग यूजर है, बट यहां पर आपको नहीं पता चलता है स्पूफिंग में। यही मेन बेसिक डिफरेंस है दोनों में। क्लियर? नेक्स्ट इज लिस्ट ऑफ फ्यू सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस टू बी फॉलोड व्हाइल यूजिंग द इंटरनेट। जब आप इंटरनेट को यूज करते हो तो आप कौन से सिक्योरिटी फीचर्स का यूज करते हो? मतलब वही प्रैक्टिसेस जो हमने लास्ट वीडियो में इस चैप्टर में जब प्रैक्टिसेस पढ़ी थी। क्या प्रैक्टिसेस पढ़ी थी? कि इंटरनेट पे सिक्योरली डेटा को ट्रांसफर करना, सिक्योर रहना, अपने सारी चीजों को सेफ रखना, उसके लिए आपको क्या प्रैक्टिसेस फॉलो करनी है। ओके, सो कीप पर्सनल इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल एंड लिमिटेड। ओके, जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको आप प्रोफेशनली रखो और लिमिटेड रखो, हर किसी के साथ शेयर मत करो। ओके, कीप योर प्राइवेसी सेटिंग्स ऑन। हमेशा आपके जो सोशल मीडिया वेबसाइट्स होती है जहाँ पे आपके सोशल अकाउंट्स होते हैं उसकी प्राइवेसी सेटिंग्स क्या रखनी चाहिए? ऑन, ताकि कोई भी पब्लिक यूजर आपकी डिटेल को एक्सेस ना कर सके। प्रैक्टिस सेफ ब्राउजिंग। जब भी आप ब्राउजिंग करते हो, वेबसाइट्स को सर्च करते हो, नेट सर्फिंग करते हो वेब ब्राउजर पे, तो हमेशा हिस्ट्री को क्लियर करना है। दैट इज कॉल्ड सेफ ब्राउजिंग। किसी भी इस तरीके की वेबसाइट को आपको रजिस्टर नहीं करना है, ओके नहीं करना है, ओटीपी शेयर नहीं करना है। ओके, मेक श्योर योर इंटरनेट कनेक्शन इज सिक्योर। आप जिस इंटरनेट का यूज कर रहे हो वो सिक्योर हो, प्राइवेट हो, आपका हो, आपके द्वारा परचेज किया गया हो। मतलब डेटा जो इंटरनेट होता है जिसका आप यूज कर रहे हो अपने सेल फोन्स में, कंप्यूटर्स में, लैपटॉप्स में। ओके, मतलब कि आपको कोई पब्लिक वाईफाई का यूज बिल्कुल नहीं करना है जब आप कोई सेंसिटिव ट्रांजैक्शन कर रहे हो, जब कोई क्रेडिट कार्ड क्रेडेंशियल्स इस तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो। ओके, बी केयरफुल व्हाट यू डाउनलोड। जो भी चीज आप डाउनलोड करते हो बहुत केयरफुल होकर डाउनलोड करो। हो सकता है उसके डाउनलोडिंग से आपके सिस्टम में वायरस आ जाए। जो भी फाइल फोल्डर आप इंटरनेट से डाउनलोड कर रहे हो सबसे पहले उसको स्कैन करो। यदि वायरस होगा तो वो डिटेक्ट हो जाएगा और डिलीट हो जाएगा, तब वो फाइल आपके लिए सिक्योर रहेगी। तो बात समझ में आई कि जब भी आप कुछ फाइल फोल्डर को डाउनलोड करते हो इंटरनेट से या कहीं से भी किसी भी एक्सटर्नल डिवाइस से, तो बहुत केयरफुली आपको डाउनलोड करना है। सबसे पहले एंटीवायरस सॉफ्टवेयर से उसे हमें अपडेट करना है, स्कैन करना है। Choose a strong password. This is the main और मोस्ट इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी एस्पेक्ट कि हमेशा अपने पासवर्ड को अपडेट करते रहो, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखो। किसी भी तरीके का इजी या क्रैकेबल पासवर्ड नहीं रखना चाहिए जो कोई भी फ्रेंड या फैमिली मेंबर आपका क्रैक कर सके या कोई अदर पर्सन फ्रेंड का फ्रेंड या कोई हैकर क्रैक कर सके। हमेशा पासवर्ड टफ
और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मतलब उसमें कैरेक्टर्स, कैपिटल लेटर्स, नंबर्स, स्मॉल लेटर्स या कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होने चाहिए। सो होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, जिसमें मैंने आपको डिटेल में सारे क्वेश्चन आंसर्स, फिलअप्स, ट्रू फॉल्स समझाएं। सो स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। सो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इससे रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं, लेक्चर्स हैं, उन्हें magnetbrains.com वेबसाइट से भी एक्सेस कर सकते हो। कुछ नहीं करना है, आपको गूगल में वेबसाइट का नाम लिखना है, इस तरीके से आपको होम पेज शो हो जाना है। इस होम पेज पे आपको सिलेक्ट करनी है अपनी क्लास, जैसे आपको शो हो रही है यहाँ पे क्लास 10। जैसे क्लास 10 सिलेक्ट करोगे तो इस तरीके से आपको सारे सब्जेक्ट शो होंगे, और जब आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो स्क्रॉल डाउन में सबसे लास्ट में आपको क्लास 10 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बुक कोड 402 दिखेगा। यहाँ से अपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, वॉच नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही वॉच नाउ पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पेज ओपन होगा, और यहां आपको नीचे सारे वीडियोस पार्ट ए और पार्ट बी दोनों के मिल जाने, क्योंकि दोनों के वीडियोस, लेक्चर्स, चैप्टर्स, यूनिट्स ऑलमोस्ट सब कंप्लीट हो गए हैं। हम लास्ट यूनिट के कुछ 3-4 चैप्टर्स रिमेनिंग है और वो जल्दी कवर करने वाले हैं। ओके, सो आप यहां से एक्सेस कर सकते हो। यूट्यूब से भी आप 2 प्लेलिस्ट है, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, वहां से भी एक्सेस कर सकते हो। क्लियर? सो इस तरीके से आपको वीडियोस प्ले होती हुई शो होंगी। मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। सो प्लीज इसका आप बेनिफिट लीजिए, ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके, अपने लाइफ में कुछ बहुत बड़ा अचीव कर सके। क्लियर? सो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 23। तो बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू सो मच।